अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सबको ईद मुबारक और जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। ईद की वजह से 2-3 दिन का हमने गैप लिया और आज से इंशाल्लाह दोबारा ये मुनक़ता हुआ सिलसिला शुरू कर देते हैं। सीरियल एक चल रही है जिसमें ज़हरा काज़मी की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने सबमिट की है कोर्ट में, उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और मैं जैसे जैसे उसको आगे पढ़ रहा हूँ, उसको आगे दोहरा रहा हूँ, उसमें बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब जब लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो अब जो है कुछ और नई बातें आई हैं। वो दिन जब ज़हीर के ऊपर एक खौफ था, तारी था, लर्ज़ा तारी था, और उसके अलावा दोनों भाइयों के दरमियान जब लड़ाई हुई और साथ ही साथ जब ज़हरा काज़मी और ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया गया, इन तमाम तर पीछे एक पूरा एक कहानी है। वो क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। अच्छा जनाब, ये कहती हैं कि जी हम लोग इस्लामाबाद आए और ज़हीर की आंटी हैं फ़ातिमा, उनके जानने के वाले के पास हम आ गए, जहां हमने वकील की तलाश शुरू कर दी। उसके बाद वो कहती हैं कि फ़ातिमा आंटी को कहा कि फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करके बताए कि हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए। फिर वो कहती है कि शब्बीर ने कहा कि अगर मालिक मकान को मालूम भी हो जाए कि ये मामला है तो हम उनके पांव पड़ जाएंगे कि हमें हर सूरत आप रिहाइश दे दीजिए और हम यहाँ पर क़याम कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मालिक मकान को हमने ये सारा किस्सा बताया कि ये वाक़या है, तो उस पर वो खासे खफा हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने घर पे नहीं रख सकता। फिर मालिक मकान को हमने मिन्नत समाजत की और कहा गया कि आप इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि एक रात कम अज़ कम हम यहाँ पर ठहर सकें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वो इस बात पे एग्री कर गए और उन्होंने कहा कि आप एक रात गुजारिए, लेकिन सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाएं। फिर वो कहते हैं कि जी मगर सुबह जाने का उन्होंने जब कहते हैं कि एक रात रुकने दें और उसके बाद जब रात गुजारने के लिए हमें इजाज़त है, मगर उस सुबह तक जाने का बंदोबस्त भी आपने करना है, ये उन्होंने कह दिया। सुबह मालिक मकान कार किराए पर लेकर आया और कहा कि इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर इन्हें कोई वकील दस्तयाब हो सके। उसके बाद वो ड्राइवर जो है वो हमें एक वकील के पास ले गया और इसी दौरान शब्बीर उन्हें एक कोर्ट में ले गया। ज़हीर और शब्बीर ने उन्हें एक जूस वाली दुकान पर बिठाया और ख़ुद वकील की तलाश में चले गए। अब ज़ाहिर है वो दो ही कोर्ट्स बनती हैं, या तो एफेट कचहरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पर वो गए होंगे, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए होंगे। लेकिन क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वहाँ पर वो आए थे या नहीं आए थे। बहरहाल अगर वकील की कोई खिदमत हासिल कर ली जाती और केस फाइल होता तो यकीन हमारे नॉलेज में बात ज़रूर आ जाती। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़हीर ने वापस आकर अपनी माँ को बताया कि एक जज ने हमें बताया है कि आपका केस यहाँ हल नहीं होगा, आपका केस कराची का है और अगर आप कराची गए तो आप वहाँ पर पकड़े जाएंगे। फिर यही फैसला हुआ कि हम चिश्तियाँ वापस चले जाते हैं और वहाँ से हम चिश्तियाँ वापस चले गए और उनके पास रास्ता अब इसके अलावा को बचता ही नहीं था कि वो चिश्तियाँ ही वापस चले जाएं। शब्बीर और ज़हीर की फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि जी लड़ाई हुई और शब्बीर ने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। अब ये देखिए नाज़रीन, उस वक्त जब ये मामला चल रहे थे सब अच्छा नहीं था, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी चल रही थी। तो ज़ाहिर है हो सकता है भाई ने कहा कि यार ये हमें तुमने किस मुसीबत में डाल दिया है कि हम दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम अपने बीवी बच्चों के पास जा रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं जी जो फातिमा है उनके खामद ने बताया कि वो एक वकील को जानते हैं, वो उनकी मदद कर सकते हैं। फिर नूर बीबी से कहा कि अगर आप वकील साहब के वालिद साहब से बात करें और उनसे मिलकर आप हमदर्दी का ड्रामा करें और बच्चों की जान बचाने में उनकी मदद मांगें। तो फिर नूर बीबी ने उसके वालिद से मिलकर कायल किया कि वकील ने कहा कि वो अपने बाप की बात नहीं टाल सकता। ज़ाहिर है अब जो भी होता है इंसान अपने वालिदैन की तो इज़्ज़त करता है, तो वकील साहब ने कहा कि अपने बाप की बात नहीं टाल सकता, इसलिए वो ये केस ले रहे हैं। इस दौरान मैंने कहा कि मुझे वालिदैन के पास जाना है, मुझे मेरे वालिदैन के पास जाने दे, क्योंकि और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डराया धमकाया जाता था, तशद्दुद भी किया जाता था और चुप करवा दिया जाता था और मुझे कहा गया कि तुम अपनी बकवास बंद करो। खैर वो कहती हैं कि फिर वकील के पास हमें लाया गया, ज़हीर ने केस बताया, वकील ने मेरी उम्र पूछी तो ज़हीर ने 16 साल उम्र बता दी। तो फिर वकील साहब ने मेरी तरफ देखा और मैंने उनको इशारे से नो का इशारा किया और लेकिन कि मेरी इतनी उम्र नहीं है।
फिर उन्होंने निकाह के कागजात पर देखा, और वहाँ पर जब उन्होंने देखा, वकील साहब ने कहा कि निकाह के कागजात पर तो 16 नहीं बल्कि 18 साल लिखा हुआ है। जिस पर वकील साहब ने कहा कि मैं किसी मौलवी साहब से बात करूँगा कि ये निकाह भी दुरुस्त है या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने वो दस्तावेज़ात अपने पास रख ली और कहा कि आप लोग इतवार को आ जाएं, मेरे वालिद साहब से मुलाकात कर लीजिएगा और मुझसे भी मिल लें। हाँ, जब हम उनके दफ्तर गए तो वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा थी। तो ज़हीर को वहाँ पर उन्होंने कहा जी, खौफ था, एक खौफ की वो हालत में चला गया कि कहीं ये पुलिस उन्हें पहचान ना ले और हमें गिरफ्तार ना कर ले। वो कहता है कि जी हम फिर साइट पर हो गए, और जिसके बाद हमने वकील साहब को कॉल की या जैसे भी उनको कम्युनिकेट किया, वो कहते हैं कि जी हमने उनको कहा, और वो वकील साहब हमारी गाड़ी में आ गए और हमें समझाया, और हमने कहा कि हमें कोई यहाँ पे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। तो वकील साहब ने कहा कि जब तक मैं हूँ आपको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, लेकिन और आपको इसलिए थोड़ी देर दफ्तर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें रास्ते में ड्रॉप किया और फिर हम वहाँ से चिश्तियाँ चले गए। ये वहाँ पे वो कहती हैं जी। फिर उसके बाद वो कहती है कि जी हम वहाँ पर जब चले गए वहाँ पर ही थे, और वो दिन आ गया 5 जून का, जब पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। मुझे और ज़हीर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नूर बीबी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उनको छोड़ दिया और उन्हें जाने दिया और हमें कराची पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पे वो कहती हैं कि जी 6 जून को कराची में की अदालत में पेश कर दिया गया। सारे रास्ते वो कहती है कि पुलिस मुझे ये बात समझाते रही और कायल करती रही कि भाई तुम्हारा खावन ज़हीर है, तुम्हें इसके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, और तुम मेरी वो जो माइंड मेकिंग है बुनियादी तौर पे वो कहती है कि ये की जाती रही। जब पुलिस वालों की बातें मैंने सुनी तो मेरे एतमाद को ठेस पहुंची। मुझे ये लगा कि मुल्जिम के साथ हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उनकी बातें मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर वो कोर्ट में मुझे जो है जब आए तो मुझे वालिदैन से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई, बल्कि जज साहब ने डायरेक्टली मेरा स्टेटमेंट ले लिया। मुझे खौफ था कि रास्ते में वो कहती कि जो पेश आए वाक़यात थे, और वो भी कहती कि मुझे खौफ था कि मुझे ज़हीर के होते हुए कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। मैंने वो तमाम जो पुरानी बातें थी अपने जहन में लाई और जो ज़हीर की बताई हुई कहानी थी वो अदालत में दोहरा दी। ज़हीर का जो बताया वो बयान वो कहती मैंने पढ़ा। फिर मैंने कहा कि मैं मर्ज़ी से आई हूँ और ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। फिर ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए शेल्टर होम भेज दिया गया मुझे, और 8 जून को मुझे रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश किया गया। ये रिपोर्ट एक जूनियर डॉक्टर ने बनाई थी, और वो ये कहती है कि ये रिपोर्ट मेडिकल के रूल्स को एक तरफ रखकर बनाई गई थी। रिपोर्ट पर मेरी उम्र 16 से 17 साल के करीब लिखी गई, जबकि रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कहीं भी जाने की इजाज़त दी गई। पुलिस ने एक बार फिर मुझे ज़हीर के हवाले कर दिया और हम पंजाब चले गए। वो कहते कि जब अदालत ने मामला निपटाते हुए मुझे वालिदैन से मिलने का कहा था इस दौरान, तो मैंने उसको गनीमत जाना, लेकिन मुलाकात के दौरान दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे। वो मुझे खूनख्वार नज़रों से देख रहे थे। मैं 5 मिनट की मुलाकात में पुलिस वालों की मौजूदगी में वालिदैन से ना तो कोई बात कर सकी, ना ही उन्हें कुछ बता सकी। इस सारे मामले के दौरान मैं खौफ का शिकार थी। मेरे जहन में खौफ बिठा दिया गया था कि कुछ हुआ तो तुम्हारे वालिदैन को कत्ल कर देंगे, और उसके बाद मुझे वहाँ से लाहौर ले जाया गया। नाज़रीन, ये थी कहानी अब लाहौर तक की, और उसके बाद की जो कहानी है, जब इंटरव्यूज़ शुरू हुए, वो क्या थी, वो हम इससे अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।